नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। भारत में 1947 के बाद जब जब चुनावी राजनीति और देश की सरकारें आईं तो प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री ये हमेशा प्रयास किया गया कि भारत का प्रधानमंत्री मजबूत दिखे। बिल्कुल ये देश के हित में है। हमारा निर्वाचित प्रधानमंत्री जितना मजबूत दिखेगा उतना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, ये देश हित में। इस क्रम में नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, उनके मजबूती के तमाम किस्से हमारे आपके बीच में हैं। शास्त्री जी, उनकी मजबूती के किस्से हमारे आपके बीच में हैं। फिर आती हैं इंदिरा गांधी, उन्हें तो दुर्गा तक कहा गया, उन्हें आयरन लेडी तक कहा गया। उनके मजबूती के भी किस्से हमारे आप सभी के बीच में। इंदिरा गांधी के साथ ही एक और कलंक जो कांग्रेस की सरकार और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है वो है इमरजेंसी। हालांकि नेहरू जी ने भी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने में कोई बहुत झिझक नहीं दिखाई, और आज जो वामपंथी कांग्रेस के साथ लिविंग रिलेशनशिप को जीते हुए अघाते नहीं, शायद उनको भी नहीं पता, जो नए वामपंथी हैं उनको नहीं पता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वामपंथी पहली सरकार जो कि जनता के मतों द्वारा यानी जनता द्वारा चुनी गई थी केरल की 50 के दशक में, वो एकमात्र उदाहरण था। पहली सरकार थी पूरे विश्व में। इससे पहले पूरे संसार भर में कम्युनिस्टों की कोई सरकार जनता के वोटों द्वारा नहीं चुनी गई थी। ये भी एक विडंबना है। भारत में 50 के दशक में केरल में एक प्रांत की सरकार चुनी गई और उस सरकार को भी बर्खास्त किया था पंडित नेहरू ने। बहरहाल इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते कितने प्रदेशों की सरकारों को जब तब किसी कारण बिना कारण बर्खास्त किया, ये एक लंबी फहरिस्त है, आज की हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन एक जो तानाशाही फैसला इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ आज तक चिपका है और भविष्य में भी चिपका रहेगा वो है 77 की इमरजेंसी, आपातकाल। और उसको लेकर इंदिरा जी को ये कहा गया कि ये उनका एक तानाशाही फैसला था। लेकिन आज मैं आपको इंदिरा गांधी के 1977 की लगाई इमरजेंसी, भारत पर आपातकाल, उनकी इस तानाशाही फैसले के बारे में बताने नहीं बैठा हूँ। मैं आज आपको आश्चर्यजनक रूप से राजीव गांधी, जिनके बारे में बड़ी ऐसी तस्वीर बनाई गई कि बड़े सीधे साधे, सरल, मिलनसार, नर्म स्वभाव के और बेहद सॉफ्ट मिस्टर क्लीन तक की छवि बनाई गई। लेकिन मैं इस कोट के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि सच मानिए इंदिरा गांधी से कहीं ज़्यादा बड़े तानाशाह थे राजीव गांधी। आप में से बहुत से लोग चौंकेंगे ये बात सुन के, लेकिन अगले कुछ समय में जब मैं नाम दर नाम, घटना दर घटना एक पूरा एपिसोड आपके सामने रखूंगा तो आते आते आप भी इस बात को समझ जाएंगे कि वाकई राजीव गांधी अपनी माताश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से भी बड़े तानाशाह थे। कैसे? ये बात शुरू होती है अक्टूबर 1984। अक्टूबर 1984 के आखिरी दिनों में, दरअसल उस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने राजनीति तब तक ज्वाइन कर लिया था और कांग्रेस के महासचिव भी बन गए थे, ठीक वैसे ही जैसे राजनीति ज्वाइन करने के बाद कभी राहुल गांधी बना दिए गए थे। तो महासचिव के नाते उनका चुनावी दौरा ये लगा था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वो वहाँ के नेता गनी खान चौधरी और प्रणब मुखर्जी के साथ चुनावी दौरे कर रहे थे। सबसे पहले वो 29 अक्टूबर को पहुँचे। उसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग के बाद उन्होंने एक जगह और न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा, इन 3 जगहों पर चुनावी रैलियां की कांग्रेस के लिए। फिर आया 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद, वीरभूमि और खड़गपुर में रैली की, यानी कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी ने।
फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पहली सभा करते हैं रामपुर में, पश्चिम बंगाल के। रामपुर के बाद वो पहुंचते हैं कोटाई, कोटाई जिसको काठी भी कहा जाता है। कोटाई पहुंच के राजीव गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समय लगभग सुबह के 9:30 पर, यानी 9:30 बजे का वक्त होता है। 9:30 बजे प्रणब मुखर्जी जो कि मंच पर ही थे, उनके पास पुलिस रेडियो से एक खबर आती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर उनके आवास एक सफदरजंग में हमला हुआ है, तुरंत आप लोग दिल्ली लौटिए। प्रणब मुखर्जी देर नहीं करते हैं, वो एक स्लिप लिखते हैं और वो स्लिप भाषण दे रहे राजीव गांधी जी को दे देते हैं। राजीव गांधी उस स्लिप को देखते हैं, प्रणब मुखर्जी की तरफ देखते हैं। प्रणब मुखर्जी आंखों आंखों में कुछ ऐसे इशारे करते हैं कि राजीव गांधी उस समय की गंभीरता को समझ जाते हैं और भाषण तुरंत खत्म करते हैं। उसके बाद गनीखा चौधरी माइक पे आते हैं, वो घोषणा करते हैं कि किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से राजीव गांधी को तुरंत दिल्ली लौटना है, और उसके साथ ही अपने पार्टी के बाकी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को ये संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि अब उनके सारे दौरे निरस्त किए जाते हैं। मंच से उतरने के बाद वहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा इनको बताया जाता है कि साहब आपको हेलीकॉप्टर से कलकत्ता पहुँचना है और कलकत्ता से आपको एक चार्टर्ड विशेष हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुँचना है। ये लोग पहुँचते हैं हवाई अड्डे पे, जो कि नज़दीक ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, वहाँ हेलीकॉप्टर इनको मुहैया कराया जाता है और वहाँ से राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, गनीखा चौधरी ये आते हैं कलकत्ता एयरपोर्ट। कलकत्ता एयरपोर्ट पर उनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद लगभग 1 बजे एक विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल के उस समय के राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित, उनकी बहू 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, जो कि दीक्षित जी की बहू थी, वो, प्रणब मुखर्जी, उपसभापति राज्यसभा के शेनलाल यादव और बलराम जाखड़, इनके साथ प्रणब मुखर्जी, ये सारे लोग उस विशेष विमान में बैठते हैं और वो विशेष विमान दिल्ली के लिए उड़ता है। चूँकि इंदिरा गांधी जी पर हमले की खबर थी, बड़ा माहौल गमगीन और शांत था। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब टर्बुलेंट ईयर्स में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जहाज जैसे ही टेक ऑफ करता है, जहाज के टेक ऑफ करने के थोड़ी देर के बाद राजीव गांधी उठते हैं और कॉकपिट में जाते हैं। वो खुद पायलट रह चुके थे, तो उनको विमान की सारी चीज़ें पता है। वो कॉकपिट में जाते हैं और कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद कॉकपिट से निकल के आते हैं और आकर विमान में बैठे हुए बाकी लोगों को वो बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी अब नहीं रहीं। जाहिर है ये सुन के सारे लोग गमगीन हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल शांति रहती है, जहाज उड़ता रहता है। थोड़ी देर के बाद राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी उनसे पूछते हैं कि जब कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसके मृत्यु हो जाए तो सरकार का क्या होता है, सरकार कैसे चलती है, क्या व्यवस्था क्या है। ये राजीव गांधी उड़ते हुए उस जहाज में भरी शांति के बीच प्रणब मुखर्जी जी से पूछते हैं। प्रणब मुखर्जी जी उनको 2 उदाहरण सबसे पहले बताते हैं। पहला उदाहरण
27 मई 1964 जब भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित नेहरू की मृत्यु होती है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं 11 जनवरी 1966 का, जब तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रधानमंत्री रहते हुए मौत होती है। और ये दोनों उदाहरण देते हुए प्रणब बाबू राजीव गांधी को ये बताते हैं कि साहब इन दोनों समयों में, यानी 27 मई 64 नेहरू जी के मरने के बाद और 11 जनवरी 1966 शास्त्री जी के मरने के बाद, तब के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठतम सदस्य गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए एक अंतरिम सरकार और एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो ये नियम है। प्रणब बाबू ने इतना बताया राजीव गांधी को। राजीव गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। उसके बाद दिल्ली तक उस जहाज में शांति रही। बीच में एक बार फिर राजीव गांधी उठ के कॉकपिट में गए। थोड़ी देर में कॉकपिट से लौटे और लौटने के बाद उन्होंने जहाज में बैठे हुए बाकी सारे लोगों के बीच एक बार फिर एक घोषणा की कि मैंने दिल्ली में ये संदेश दे दिया है कि हमारे पहुंचने तक श्रीमती गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, उनके मृत्यु की कोई खबर सार्वजनिक न की जाए, कोई सूचना देश को न दी जाए। यानी इंदिरा गांधी जी के मृत्यु की कोई खबर जब तक राजीव गांधी दिल्ली न पहुंच जाएं तब तक किसी को जाहिर न की जाए, सार्वजनिक न की जाए। ये निर्देश कांग्रेस के महासचिव राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के पुत्र उन्होंने दिया। किसे दिया? निश्चित रूप से सरकार में वहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को दिया। उसके बाद फिर एक बार जहाज में शांति हो गई। प्रणब बाबू उसके बाद वो अपनी उसी किताब टर्बुलेंट ईयर्स में लिखते हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तब के उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन पहले ही ये आदेश प्रशासन को दे चुके थे कि जब तक राजीव गांधी दिल्ली नहीं पहुंचते तब तक श्रीमती गांधी की मृत्यु की कोई घोषणा, कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जानी। अब यहां देखिए, एक तरफ राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, गनी खां चौधरी, उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित, वो कलकत्ता से दिल्ली के रास्ते में हैं। उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन वो दिल्ली में थे। तब के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह भी दिल्ली में नहीं थे, और दिल्ली क्या देश में भी नहीं थे, बल्कि वो ओमान दौरे पे थे। हालांकि उनको भी सूचना मिल गई थी और वो भी ओमान से भारत यानी दिल्ली आ रहे थे। 3 बजे राजीव गांधी को लेके जहाज, वो विशेष विमान दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह सचिव और कैबिनेट सचिव कृष्ण स्वामी राव ये वहां मौजूद होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। प्रोटोकॉल के तहत यही 2 लोग हो सकते थे, लेकिन वहां एक तीसरा व्यक्ति भी एयरपोर्ट पर राजीव गांधी को रिसीव करने के लिए खड़ा मिलता है। वो हैं राजीव गांधी के रिश्ते के भाई अरुण नेहरू। जैसे ही विमान पहुंचता है, सारे लोग बाहर आते हैं, तो जो कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार के कृष्ण स्वामी राव वो प्रणब मुखर्जी के पास आते हैं और कहते हैं कि सर, कैबिनेट के सबसे सीनियर मेंबर होने के नाते आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है, आप इसकी कृपया तैयारी करिए। खैर, उसके बाद वहां से सीधे राजीव गांधी एम्स के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी में उस समय अरुण नेहरू और राजीव गांधी ये दोनों लोग एम्स के लिए निकलते हैं, और वहाँ से एम्स की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। राजीव गांधी एम्स पहुँच जाते हैं। प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के एम्स पहुँचने के लगभग
20-25 मिनट बाद यानी 3:40 के आसपास, ऐसा प्रणव बाबू ने लिखा है अपनी उस किताब में, वो पहुंचते हैं एम्स। एम्स पहुंचने पर वहाँ उस समय के मंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर, नारायण दत्त तिवारी, जेबी पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिवशरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के बेहद करीबी जी पार्थसारथी और पीसी अलेक्जेंडर, इतने लोग एम्स में मिलते हैं, ऐसा प्रणव बाबू ने दर्ज किया हुआ है। अभी ये सब बातें, गमगीन माहौल था, अभी अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी और एक ये मानवीय भावना थी कि सारे लोग शोक में थे। उसी बीच में पीसी अलेक्जेंडर जो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, वो प्रणब मुखर्जी को खोजते हैं और खोजने के बाद प्रणब मुखर्जी से कहते हैं कि किसी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग ये चाहते हैं कि राजीव गांधी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनाए जाएं। अब एक इसके बीच में और सीक्वेंस आता है जिसको कि प्रणब बाबू ने दर्ज किया है कि राजीव गांधी के स्कूल के मित्र, उनके रिश्ते के भाई, बेहद करीबी अरुण नेहरू यहाँ तक तैयारी करके बैठे होते हैं, बल्कि अपनी तरफ से ये कहते हैं कि 5 बजे का समय ले लिया गया है उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन से और राजीव गांधी को 5 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। यहाँ कृष्ण स्वामी राव जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि ये असंवैधानिक होगा, ये नियम के हिसाब से नहीं होगा, परंपरा के हिसाब से भी नहीं होगा, चूँकि राष्ट्रपति जी रास्ते में हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी करना राष्ट्रपति जी के आने के बाद ही उनके सामने, यानी राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएं, उपराष्ट्रपति शपथ न दिलाएं। यहाँ ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि अरुण नेहरू को इतनी जल्दी थी कि वो राष्ट्रपति का भी इंतजार नहीं कर रहे थे, नहीं करना चाहते थे। खैर, उसके बाद वहीं पर ये तय होता है कि कैसे इसका एक औपचारिक पत्र होगा, कैसे बनाया जाएगा राष्ट्रपति जी को। जी के मूपनार, हालांकि उस समय पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं थे, लेकिन गांधी फैमिली के करीबी थे, वो एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उस बीच में बात यह आती है कि अगर ये पत्र लिखा जाता है राष्ट्रपति को कि राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, तो इसके लिए एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ये एक मीटिंग करे और वो मीटिंग करके इस बात का प्रस्ताव करे कि राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी के न रहने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करती है और उसके आधार पर राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा जाए। लेकिन वो संभव नहीं था। संभव इसलिए नहीं था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक इतने कम समय में हो नहीं सकती थी। उसके मेंबर्स दिल्ली से बाहर थे, बहुत सारे मेंबर्स बाहर थे। फिर पीसी अलेक्जेंडर एक नया मसौदा लेके आते हैं और वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि अगर सीपीपी यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं संभव हो सकती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कि उसके बाद डिसीजन लेने की बॉडी है पार्टी में, उसकी एक बैठक कर लेते हैं और उसकी बैठक करके और ये प्रस्ताव उसमें फाइनल कर देते हैं, जिस पर बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका अनुमोदन कर देगा। एक शॉर्टकट निकाला उन्होंने। खैर, मजे की बात यह देखिए कि इस शॉर्टकट में भी तकनीकी रूप से पेंच था। अब वो तकनीकी रूप से पेंच क्या था? कुल मिला के 5 मेंबर उस समय इंदिरा गांधी जी ने रखे थे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड में। एक सदस्य थे मराथम चंद्रशेखर, दूसरे कमलापत त्रिपाठी और खुद प्रणब मुखर्जी और पीवी नरसिम्हा राव।
ये कुल 4 मेंबर उस समय थे, जबकि कमेटी 5 की थी। 5वां मेंबर इंदिरा गांधी ने बनाया ही नहीं था। अब साहब एक सवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के ये 4 सदस्य अगर हैं तो इन 4 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य इस समय यहां मौजूद हैं। वो थे मराठम चंद्रशेखर, वो थे पीवी नरसिम्हा राव और खुद प्रणब मुखर्जी, जबकि 2 सदस्य मराठम चंद्रशेखर और कमला त्रिपाठी उस समय दिल्ली में नहीं थे। पार्टी का कोरम ये कहता था कि कम से कम 5 में से 3 सदस्य बोर्ड के वो मीटिंग में हो तब जाके कोरम पूरा हो, लेकिन यहां केवल 2 मेंबर थे। लेकिन वो काल्पनिक बैठक हुई, वो कागजी कार्रवाई की गई। ये दिखाया गया कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हुई बिना कोरम के। उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी के स्थान पर भारत का प्रधानमंत्री पद के लिए अनुमोदित किया जाता है पार्टी की तरफ से। और उसके आधार पर जीके मूपनार ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संबोधित एक चिट्ठी लिखी, जिसके नीचे मूपनार के दस्तखत थे, और उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड का कि आप राजीव गांधी को शपथ दिलाइए। तब तक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी दिल्ली आ चुके थे। ये चिट्ठी प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, पीसी अलेक्जेंडर, जी पार्थसारथी और मूपनार ये लेके राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में ज्ञानी जैल सिंह को यह चिट्ठी दी गई और प्रणब बाबू अपनी किताब में लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने यह कहा कि मैं तो रास्ते में ही पहले से ये सोच के आया था कि मैं राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाऊंगा। बहरहाल शाम के 6:45 का समय तय हुआ जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 31 अक्टूबर 1984 शाम 6:45 पर। बीच में ये सजेशन भी आया कि राजीव गांधी के साथ कुछ मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाए। तो पहले 3 नाम तय हुए। एक थे खुद प्रणब मुखर्जी, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे नाम पी शिवशंकर। लेकिन उसी बीच में किसी ने ये कहा कि साहब एक सरदार जी को भी, एक सिख को भी रखिए। तो फिर बाद में बूटा सिंह का नाम जोड़ दिया गया। मूपनार ने जो चिट्ठी ड्राफ्ट की, प्रणब बाबू लिखते हैं कि मूपनार ने वो चिट्ठी ड्राफ्ट की और आर.के. धवन जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सचिव थे, निजी सचिव थे, उन्होंने वो चिट्ठी बैठ के टाइप की जो कि राष्ट्रपति को दी गई। और उसमें यह भी दिया गया कि राजीव गांधी अपने इन 4 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। उसके बाद 6:45 का वक्त हुआ। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ 4 और मंत्री प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और सरदार बूटा सिंह ने भारत के उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली। अब बात यहां यह आती है कि ऐसा क्या था कि जब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इंदिरा जी से भी अगर 77 में उनके देश पर इमरजेंसी लगाने का फैसला बहुत कड़ा फैसला था, बहुत ऐसा फैसला था जो कि तानाशाही उनकी दिखती है इंदिरा गांधी की, और मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी उनसे बड़े तानाशाह थे, तो उसकी वजह साफ साफ है। नेहरू जी की मौत के बाद, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो हिम्मत श्रीमती सोनिया गांधी नहीं कर सकी कि खुद प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने दोनों बार उनके सामने, उनके होते हुए गुलजारी लाल नंदा जो कि पहले नेहरू कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने भारत के, और शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई
तो भी गुलजारीलाल नंदा उनकी कैबिनेट के, उस समय की कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, इसलिए दोबारा उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन 1984 आते आते, अक्टूबर 1984 आते आते राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी से बड़ा और कड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक तानाशाही रवैया अपनाया और उन्होंने प्रणब मुखर्जी, जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य थे, नियमानुसार, परंपरा अनुसार उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री तक नहीं बनने दिया। और न सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि खुद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री न बनके पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद अब आप देखिए कि कैसे आगे चलता है ये पूरा घटनाक्रम। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी। अंतरिम सरकार तो थी नहीं, ना वो अंतरिम प्रधानमंत्री थे। दिसंबर आते आते देश में आम चुनाव की घोषणा हुई, यानी सिर्फ 2 महीना, अक्टूबर जबकि बीत चुका था, केवल नवंबर और दिसंबर, इतने तक 2 महीनों के लिए भी राजीव गांधी को यह बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी और को, अपनी ही पार्टी के किसी और को कार्यवाहक प्रधानमंत्री तक भारत का बनने दें। खुद बने और कार्यवाहक न बन के पूर्णकालिक बने। 2 महीने रहे, 84 का इलेक्शन हुआ, लगभग 24, 25 और 26 दिसंबर, ये 3 दिनों में रिजल्ट आया, क्योंकि पंजाब में उस समय अशांति हो रही थी, तो थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगा था। सरकार जनवरी 1985 में बनी थी अगली, और कांग्रेस 1984 में 414 सीट जीत के, अभूतपूर्व ढंग से 414 सीट जीत के मेजॉरिटी ली और राजीव गांधी फुल फ्लेज यानी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब यहां पर एक मजेदार चीज आती है। जब 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का जो था, उसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुने गए और ये तय हुआ कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अब इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो 3 बजे का समय तय हुआ शपथ ग्रहण का। मंत्रियों के नाम भी फाइनल हुए, लेकिन जब मंत्रियों की लिस्ट आई तो उसमें बंगाल के गनी खां चौधरी, जो 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता से दिल्ली आने वाली उस फ्लाइट में राजीव गांधी के साथ थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट में उनको मंत्री नहीं बनाया। और तो और प्रणब मुखर्जी जी भी राजीव गांधी की कैबिनेट में नहीं थे। जिस प्रणब मुखर्जी ने उस जहाज में राजीव गांधी के ये पूछने पर कि अब अगली सरकार का क्या होगा, ये बताया था कि परंपरा के हिसाब से नेहरू जी और शास्त्री जी के बाद सबसे सीनियर मेंबर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो प्रणब मुखर्जी भी राजीव गांधी की कैबिनेट में नहीं थे। यहां प्रणब मुखर्जी अपनी उस किताब टर्बुलेंट ईयर्स में लिखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने उनको 2 बार फोन करके ये पूछा कि क्या आपके पास मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आया। प्रणब मुखर्जी ने कहा मेरे पास कोई फोन नहीं आया। तो ये आप देखें कि जिस व्यक्ति ने केवल एक सलाह दी थी, उनके सवाल का जवाब दिया था कि नियमानुसार, परंपरा अनुसार क्या हुआ है, होना है या क्या हुआ है अब तक, उस प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी ने मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। और उसके बाद आप सबने देखा होगा, आप सबने जाना है कि किस तरीके से प्रणब मुखर्जी से
राजीव गांधी के संबंध खराब हुए। वो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे। पहला तो उन्होंने परंपरा के हिसाब से राजीव गांधी ने किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, यानी प्रणब मुखर्जी जो कि सबसे सीनियर लीडर थे उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और चूंकि प्रणब मुखर्जी ने ये सलाह दे दी थी, उनको ये जवाब दे दिया था, ये बताया था कि ऐसा होना चाहिए, उनको उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। और गनी खां चौधरी जो कि इस सब के होने के गवाह थे, उनको भी अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दिया। खैर, बाद में 2004 में भी प्रणब मुखर्जी के साथ यही हुआ। प्रणब मुखर्जी की जगह पर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने बिल्कुल राजीव गांधी की इच्छा अनुसार, उनकी कार्यशैली के हिसाब से ही एक बार फिर प्रणब मुखर्जी को नापसंद किया और नहीं बनाया उनको प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह को बनाया। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम के सामने एक बार फिर आया कि इनको प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन फिर सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। हालांकि 1988 में ही उनकी वापसी हो गई थी फिर कांग्रेस में, और 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उसके बाद वो मंत्री पद पे भी रहे। तो कुल मिलाकर इन सारे घटनाक्रम के बाद, जिसमें मैंने आपको नाम, समय, तारीख और क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, उसको सामने रखने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहने को इंदिरा गांधी का 77 में इमरजेंसी का फैसला एक तानाशाह के तौर पर लिया गया फैसला जरूर था, लेकिन वो इंदिरा गांधी जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद खुद प्रधानमंत्री बनने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिस इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री खुद बनने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, उन्हीं के सुपुत्र सीधे साधे सौम्य कहे जाने वाले राजीव गांधी 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद पूरी परंपराओं को दरकिनार करते हुए, नियमों को दरकिनार करते हुए न सिर्फ खुद प्रधानमंत्री बने, बल्कि जिस प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ये सलाह दे दी थी, गलती से ये बता दिया था उनके पूछने पर कि नियम यही है, और उसके हिसाब से प्रणब मुखर्जी वो पात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनको अपनी कैबिनेट में भी नहीं रखा। और जो गनी खां चौधरी ये सारी बातें सुनते रहे थे उस फ्लाइट में, उनको भी नहीं रखा। आप देखें किस तरीके से दरबारी पत्रकारों ने, दरबारी मीडिया ने एक खास भारत के लोकतांत्रिक राजघराने को, उनसे, उनके परिवार के लोगों को ऐसी उनके बारे में छवियां गढ़ी कि कोई मिस्टर क्लीन कहा गया, कोई साक्षात देवी कहा गया, किसी के लिए सिर्फ सारा कुछ हरा हरा था, सफेद सफेद था। ये होती है ब्रांडिंग और ये होती है गोदी मीडिया। भारत में गोदी मीडिया 2014 से पहले पशवित और पुल्वित होता रहा, जिसने इस तरीके के फेक चरित्र गढ़े, फेक इमेजेस बनाई। तो एक बार फिर ये कहते हुए कि ये सत्य है कि इंदिरा गांधी जी से बड़े तानाशाह राजीव गांधी थे, हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। और चलते चलते आपसे फिर एक बार वही प्रार्थना कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, और साथ में कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमसे किस तरह की चर्चाएं और देखने की इच्छा है। नमस्कार।